हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s होता है। इसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है। हाइड्रोजन क्षार धातुओं, सोडियम पोटेशियम आदि और हैलोजनों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आदि दोनों से गुणों में समानताएं प्रदर्शित करती है। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और 7वें वर्ग में हैलोजनों के ऊपर दोनों जगह स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं 1, 2 और 3 है। इन समस्थानिकों को हल्की हाइड्रोजन या प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम कहते हैं। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के अस्थायी समस्थानिक हैं, परंतु ट्राइटिरियम रेडियो एक्टिव है। प्रकृति में ट्राइटिरियम जो है अति अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसे कृत्रिम विधियों के द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 में यूरे ब्रिकवैड और मर्फी ने की। ट्राइटिरियम की खोज 1934 में लोजियर, ब्लिकने और स्मिथ के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद है ड्यूटेरियम के गुण क्या है। ड्यूटेरियम के गुण है, पहला गुण, ड्यूटेरियम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलय गैस है। ड्यूटेरियम के अणु द्विपरमाणुक हैं। ध्यान रखिएगा। भारी जल है, भारी जल के बारे में देख लेते हैं, इनका उपयोग क्या है। देखिए, भारी जल यानी भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। जो D2O है, इसको भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न ने की थी। भारी जल के उपयोग क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। भारी जल का जो उपयोग है, पहला है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो पदार्थ तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के चाल को मंद कर देता है, उसे मंदक कहते हैं। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम की यौगिक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। सांद्र भारी जल जो है शरीर के लिए हानिकारक है और भारी जल साधारण जल के तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाली सामान्य अभिक्रियाएं असंतुलित हो जाती है और भारी जल पौधों के विकास को रोकता है। भारी जल में बीजों का अंकुरण रुक जाता है। इसके बाद है मृदु और कठोर जल, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है सॉफ्ट वाटर या मृदु जल कहलाता है, और जो कठिनाई से झाग देता है वो कठोर जल यानी हार्ड वाटर जो है कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए, जो जल में या जल की कठोरता जो है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट नाइट्रेट आदि लवणों के घुले होने के कारण होती है। तो ध्यान रखिएगा, जल की कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट आदि लवणों के घुलने के कारण होती है। साधारण साबुन जो है एस्टेरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। सोडियम एस्टेरिएट यानी साबुन जो है जल में विलय होता है। इसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? 1818 ईस्वी में थिनार्ड ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की थी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है H2O2 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो गुण है, शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड फीका नीला गाढ़ा द्रव है। यह जल, एल्कोहल और ईथर में विलय है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आपेक्षिक घनत्व 1.47 है। इसका क्वथनांक 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक -0.43 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी और प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत और कान साफ करने में काम आता है। दूसरा जो इसका उपयोग है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजन करने में प्रयुक्त होता है। दूध, शराब आदि का परिरक्षण करने में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों और टारपीडो के नोदन में होता है।
यह स्वयं फ्यूल के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? पहला प्रश्न, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी ट्राइटेरियम में 2 नाइट्रोजन होते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर है, एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इसका सही जवाब होगा XH4। X हाइड्रोजन के साथ यौगिक जो है निम्न प्रकार से बनेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, जो है आपका XH जो है 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत है कितना होता है? भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो 11.11% होता है। ठीक है, और कैसे होता है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 ग्राम प्रति मोल, यानी जो आपका हाइड्रोजन होता है 2 है, ऑक्सीजन 16, इसका जो परमाणु क्रमांक है ध्यान रखिएगा। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2, और चूंकि जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है 2/18 × 100, तो इसको जो सॉल्व करिएगा 11.11% आएगा। ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर जो है 290 किलो जूल उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका सही जवाब हुआ 580 किलो जूल। इसके बारे में आप देख सकते हैं, H2 हाइड्रोजन का जो होता है 1 मोल होता है। H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 2 ग्राम होता है, इसलिए 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा 290 गुणे 2 बराबर 580 किलो जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाइएगा तो H2O का निर्माण होगा, पानी का निर्माण होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया कर या रिएक्शन कर जल का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? 4 ऑप्शन है, बताइए कि निम्नलिखित ईंधन में से कौन जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन, बी ऑप्शन। हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छतम दहन ईंधन है, जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने से वायुमंडल में CO2 आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है क्या है? तो D2O। D2O जो है हेवी वाटर का फॉर्मूला है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला D2O होता है तथा भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2, और D2O रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व पानी के सापेक्ष 1.1 तथा हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। हैवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का जो है वो शीतलक भी है और मंदक भी है, तो ए और बी आपका दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों के तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों के तरफ प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो है आपका भारी जल D2O। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु जल क्या है? गुरु जल क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन। गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी कैसा पानी होता है आपको बताना है, तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेगा, आइसोटोप। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हैवी वाटर में बताइए हैवी वाटर में क्या होता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसने भारी पानी की खोज की थी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसने भारी पानी यानी डीटीओ की खोज की थी। देखिए शुरू में ही मैंने बोला था, इसको ध्यान रखिएगा, जो जो वैज्ञानिक हैं जिसने जो खोज किया है उनका नाम याद रखना है, कब किया है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायन हेराल्ड क्लेटन, ठीक है याद रखिएगा, भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायन हेराल्ड क्लेटन उरे को 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा H.C. उरे। इनका पूरा नाम है हेराल्ड क्लेटन उरे। 1934 में जो है इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारी पानी का अणुभार होता है। तो बताइए भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो देखिए लगभग 20 यानी 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है, जबकि साधारण जल का अणुभार 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल गैस है, जल गैस है CO+H2 यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जल गैस, जल जो है गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है, मतलब कि सिंथेटिक कह सकते हैं कि गैस है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। जल गैस यानी CO+H2 से मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। याद रखिएगा CO+2H2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3OH का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं और बताने की कौन सी कथन सही है। 4 कथन है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, इसके बारे में कथन दिया गया है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, पहला कथन है पीने के लिए, दूसरा है साबुन से कपड़े धोने के लिए, तीसरा है बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए, और चौथा है फसल की सिंचाई करने के लिए। तो बताइए कठोर जल किसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही जवाब होगा ये चारों, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों के लिए जो है जो हेवी वाटर है, कठोर जल जो है उपयुक्त नहीं है। ठीक है, हार्ड वाटर होता है। जल की अस्थायी कठोरता और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं। कपड़ा धोने पर इनमें जो है झाग उत्पन्न नहीं होता। कपड़ा धोने के लिए ये अनुपयुक्त होते हैं। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे उष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल जो है फसल के सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि ये फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसमें फसलें कुंठित हो जाती है। याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पानी की जो अस्थायी कठोरता है, इसके लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। इसका सही जवाब होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जल के लिए पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, लगभग 7। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, आपको बताना है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य कितने के, तो 1000 किलोग्राम CO2 के। देखिए अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के तहत देशों को यह अनुमति दी गई है कि अगर वे अपने लिए तय उत्सर्जन कटौती का पालन नहीं कर पाते हैं तो इसे पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार से इसे खरीद सकते हैं। अतिरिक्त यूनिट की कटौती करने वाले देश इसे उन देशों को बेच सकते हैं जो कम कटौती कर रहे हैं। इससे कार्बन क्रेडिट कहलाने वाली नई कार्बन मुद्रा अस्तित्व में आई। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन यानी 1000 किलोग्राम
और जो है कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य गैसों के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? इसका सही जवाब होगा क्रूक्स कांच। सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रूक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रूक्स कांच में परावैंगनिक किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। चूंकि परावैंगनिक किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मों में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिट यानी BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो इसका सही जवाब होगा समस्थानिक प्रौद्योगिकी। देखिए 10 मार्च 1989 को परमाणु ऊर्जा विभाग की व्यावसायिक इकाई के रूप में विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड BRIT की स्थापना हुई और BRIT का मुख्यालय नवी मुंबई में है। स्वास्थ्य, रक्षा, उद्योग और कृषि एवं अनुसंधान क्षेत्रों में समस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान में ब्रिट का सराहनीय योगदान रहा है। ब्रिट अनेकानेक उत्पादों, सेवाओं एवं विकिरण उपकरणों के द्वारा राष्ट्र को प्रगति एवं विकास के नए मार्ग प्रदीप्त कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो बताइए कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? इसका सही जवाब होगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का जो कारण होता है वो होता है अमोनिया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए इस प्रकार की गंध का जो मुख्य कारण होता है वो अमोनिया होता है। मूत्र के मुख्य संगठक है पानी जिसमें 95%, सोडियम 0.4%, अमोनिया 0.05%, फास्फेट 0.6%, यूरिया 2% और शेष क्रिएटिन, सल्फेट और यूरोब्लिनोजेन, कास्टस आदि है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? इसका सही जवाब होगा अमीनो यौगिक। याद रखिएगा, ट्राई मेथिलेमीन एक तृतीय एमीन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है और जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध इन्हीं यौगिकों के उपस्थिति के कारण होती है। 25 नंबर है, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, इन्होंने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या विवक्षाएं हैं बताइए? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। पहला कथन देखिए, इसमें जो दिया गया सही नहीं है। इसके संदर्भ में यह दिया गया कि यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा, जो कि सही नहीं है। दूसरा है, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा, बिल्कुल सही है। और यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में भी सहायक होगा, यह भी सही है। दूसरा तीसरा आपका जो है इसके संदर्भ में सही होगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए अप्रैल 2011 में अमेरिका की ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में भारत सहित विश्व के 12 देशों के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे भारी प्रतिद्रव्य एंटी हीलियम 4 की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। उल्लेखनीय है कि जब साधारण पदार्थ का कण प्रति पदार्थ के कण से टकराता है तो दोनों कण नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रति पदार्थ ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में तो सहायक होता ही है या होगा ही, साथ ही प्रति पदार्थ से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के अस्तित्व की संभावनाओं की जांच में भी सहायक होगा। इसलिए दूसरा तीसरा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा? तो बताइए कृत्रिम बादल बनाने के लिए किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड का। देखिए क्लाउड सीडिंग के नाम के क्लाउड सीडिंग जो है इसके बारे में आपने सुना ही होगा इसके नाम को। तो देखिए क्लाउड सीडिंग जो है मौसम में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है
और इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जेनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी ही होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो बताइए, आर्टिफिशियल रेन के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो होता है, आपको मालूम है, सिल्वर आयोडाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो आर्टिफिशियल रेन में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? आपको मालूम है, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब कि सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जिंक फास्फाइड का संबंध जो है वो है चूहे का विष से, यानी चूहे का विष जिंक फास्फाइड होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हार्ड सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड से संबंधित है। कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन का संबंध सिल्वर आयोडाइड से है। चूहे का विष जिंक फास्फाइड और फिलास्फर उनका संबंध जिंक ऑक्साइड से है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। तो बताइए, मीथेन किन किन के वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति और मंगल, इन दोनों के वायुमंडल में मीथेन गैस पाया गया है। देखिए, बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और 0.7% मीथेन और अत्यंत कम मात्रा में यानी अल्प मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जल वाष्प मौजूद है। सर्वप्रथम नासा के गोडार्ड अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के एक दल ने 2003 में मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की थी और 2004 में मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर के या हवाई द्वीप जो है मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर तथा हवाई द्वीप पे स्थित कनाडा फ्रांस हवाई दूरबीन ने भी मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की थी। और 31 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। लोहा, इसका संबंध हीमोग्लोबिन से है। सीसा का संबंध संचायक बैटरी से है। चांदी का फोटोग्राफी और आपका तांबा का संबंध तड़ित चालक से है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। देखिए, तड़ित चालक जो है एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों के आकाशीय विद्युत से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। यह छड़ मुख्यतः कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशीय की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशीय के ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। संचायक बैटरी गीले सेलों से तैयार होती है और इसमें जो है हर एक सेल में शीशे की प्लेट और लेड पर ऑक्साइड की प्लेटें लगी रहती है। पानी तथा अम्ल का मिश्रण इसमें भरा रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। इसको ध्यान रखिएगा। 32 नंबर है, इसमें भी आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। मॉर्फिन का प्रयोग जो होता है दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इससे सबसे बारीक कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु तथा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाती है। सोडियम को इसके मूल रूप में बनाए रखने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक एसिड बोरॉन का दुर्बल अम्ल है और इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। जर्मन जो सिल्वर है यह मिश्र धातु है जिसमें 60% कॉपर, 20% निकेल और 20% जिंक होता है। ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु जो है किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है टाइटेनियम को। अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्र धातु है। यह काफी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सिल्वर का संबंध इलेक्ट्रिक बल्ब से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। मैग्नीशियम का संबंध आतिशबाजी से है। यूरेनियम का परमाणु बम से है। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब से है और जिंक का संबंध गैल्वेनीकरण से है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ध्यान रखिएगा। 35 है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। सिंदूर किसको कहते हैं? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सी ऑप्शन।
देखिए सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर क्या है? तो सेम इसका आंसर होगा मर्क्यूरिक, बताइए मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS जिसका सांकेतिक नेम है। और 37 नंबर है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? शुष्क धुलाई में पेट्रोल, बेंजीन और एल्कोहल, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है, लाल स्याही बनाई जाती है, लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो सही जवाब होगा इयोसिन से। देखिए इयोसिन जो है एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसिन है, इयोसिन एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसिन है और अधिकतर लाल स्याही है इयोसिन का तनु विलयन होती है, तो ध्यान रखिएगा। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट के द्वारा आपूर्त होता है? कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट के द्वारा आपूर्त होता है? इसका सही जवाब होगा रेड यानी लाल। 40 नंबर में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं वो लोग जो है इनको मतलब कि आंसर कर सकते हैं, वो लोग हमें आंसर इसका जो है कमेंट में बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। एसीटोन का संबंध नाखून पॉलिश अपसारक से है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का संबंध अग्निशामक से है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का संबंध घावों की मरहम पट्टी से है और द्रव अमोनिया का संबंध प्रशीतक से है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो है ए और सी, पोटेशियम क्लोरेट का संबंध माचिस से दिया गया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का संबंध संचायक सेल से दिया गया है, जो कि या जो दोनों युग्म है सुमेलित नहीं है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस यानी जो फास्फोरस होता है इसका ऑक्साइड उत्तरदायी होता है और संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। अन्य प्रश्नगत युग्म जो है सही सुमेलित हैं। तो माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का। आमतौर पर देखिए माचिस की तीली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है, इसके एक सिरे पर किसी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया गया होता है। माचिस के तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 43 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो सही जवाब होगा लाल फास्फोरस। माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग जो है P2S3 का उपयोग होता है। निरापद दिया सलाइयां जो है बनाने में चीड़ के लकड़ी के सलाइयों से जो है सलाइयों से सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेट, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है और रगड़ने वाली सतह अर्थात डीबी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी जो है सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण मतलब कि लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है, स्वतः जल उठता है? इसका सही जवाब होगा श्वेत फास्फोरस, बी ऑप्शन। देखिए अंधेरे में जो सफेद फास्फोरस है इसको वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफेद ध्रुव बनते हैं जिनकी गंध लहसुन जैसी होती है। सफेद फास्फोरस जो है सफेद फास्फोरस की इस दीप्ति को रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। वायु से बचाने के लिए सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण ताप पर वायु में यह स्वतः जलने लगता है। 45 नंबर है, कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई? कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई? इसका सही जवाब होगा क्या होगा? आइजीमान। देखिए सुमियो आइजीमान एक जापानी भौतिकविद हैं, इन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। 46 भारत में निम्न ताप उष्मीय
विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहां प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब होगा कवरत्ती, यानी ए ऑप्शन। देखिए, विश्व का प्रथम निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप के कवरत्ती नगर में स्थापित किया गया है। संयंत्र की लागत 5 करोड़ आई है और यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। 47 है, भारत में विलवणीकरण संयंत्र स्थित है। तो भारत में जल विलवणीकरण जो संयंत्र है भारत में कहां पर स्थित है? तो सही जवाब है लक्षद्वीप के कवरत्ती में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 2005 में जो है इस संयंत्र का जो है मतलब कि यह स्थापित किया गया था। इस संयंत्र को भारत का पहला निम्न तापीय जल विलवणीकरण संयंत्र है। 2005 में कवरत्ती लक्षद्वीप में यह स्थापित हुआ था। 48 है, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कौन सा रसायन? 4 ऑप्शन है। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट। क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे मृदा के जल संचयन तथा जल चालकता में अभाव होता है। भूमि की अधिक क्षारीयता के कारण घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कणों के सतह पर जमा हो जाता है और उसका रंग काला हो जाता है। इस प्रकार के भूमियों के सुधार के लिए जो है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 जैसे सुधारक की आवश्यकता होती है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी है क्या कहलाती है? द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है, बताइए। क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। एक क्रायोजेनिक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन के द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग अंतरिक्ष रॉकेटों में किया जाता है। 51 है, ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दे प्रायः किसके वायु में परिलक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? इसका सही जवाब होगा टाइटेनियम ऑक्साइड। ध्रुव पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 4 कथन है, कौन सा सही नहीं है? तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, यह कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो 3 कथन है बिल्कुल सही है। देखिए, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाती है। और 53 है, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयोग के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयोग के रूप में प्रयोग होता है? इसका सही जवाब होगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, यानी ए ऑप्शन। शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटयोग के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर यानी अमोनिया क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच अमोनिया क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी जाती है। और 54 है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स के तरह जो है इस्तेमाल होता है? तो अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टार्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जा सकता या किया जाता, जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। तो इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहते हैं। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है, जिसे शुष्क लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। इसमें अमोनिया क्लोराइड विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा की बैटरियों में अमोनिया क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 55 है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनिया क्लोराइड, सी ऑप्शन। 56 से कथन ए कह रहा है कि एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, कारण आर शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। बताइए कौन सही है कौन गलत है? तो देखिए ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है और इस सेल का पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता तथा एक बार प्रयोग कर लेने पर वह बेकार हो जाता है। इसका प्रयोग टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो दोनों दिशाओं में होती है और यह शुष्क सेल में नहीं होती। 57 है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का जो है एक अच्छा उदाहरण है प्राथमिक सेल या बैटरियां हैं। इसका उदाहरण तो रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण क्या है? प्राथमिक सेल या बैटरियां। शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर जो है बनी होती हैं, ध्यान रखिएगा। 58 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। 59 है, निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल। 60 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर आदि साधनों में समानतः प्रयुक्त आवेश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सही जवाब है निकेल और कैडमियम। टॉर्च लाइट, विद्युत छुरक या सेवर जो होता है आदि साधनों में समानतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में जो है निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनमें निकेल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 61 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। फ्रेयॉन का संबंध जो है प्रस्थितक से है और टेट्रा एथिल लेड का संबंध एटिनोक एजेंट से है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का संबंध कीटनाशी से है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का संबंध अग्निशामक से है। 62 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए नियोप्रीन क्या है, फ्रेयॉन क्या है और एस्पार्टम क्या है, बेनाड्रिल क्या है? इसका संबंध किससे है? सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा जो एस्पार्टम है यह इसका जो संबंध है, इसका जो उपयोग है कृत्रिम मधुरक के रूप में होता है। फ्रेयॉन का उपयोग प्रशीतक के रूप में, नियोप्रीन का संश्लेषित रबर के रूप में और बेनाड्रिल का संबंध प्रतिहिस्टेमिन के प्रयोग में जो है होता है। इसके बारे में हम लोगों ने इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया है, उसको रिवीजन करते रहिए। 63 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। केवलार का संबंध जो है संश्लेषित रेशा से है। टेक्साल का संबंध कैंसर रोधी दवा से है। जिंक फास्फाइड का संबंध रोडेंटनाशी से है और नाइट्रोसेलुलोस का संबंध विस्फोटक से है। 64 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है।
ठीक है, तो इसका सही जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन है। इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको फिर से जो है नया हो जाए। देखिए, सफेद ठोस जो होता है, सफेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊपर में भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में, और मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। 65 में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और सॉरी कौन सही सुमेलित है ये बताना है। 3 इसमें सही सुमेलित नहीं है, 1 सही सुमेलित है, वो है आपका ओजोन रिक्तता का संबंध चर्म कैंसर से है, यह सही सुमेलित है। बाकी तीनों जो है सुमेलित नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध अम्ल वर्षा से है, फ्लोराइड प्रदूषण का संबंध दांत से है, दांत का क्षय होने से है, और मिथाइल आइसोसाइनाइड का संबंध भोपाल गैस त्रासदी से था। ओजोन रिक्तता का संबंध चर्म कैंसर से है। ठीक है। 66 है, कथन ए कह रहा है कि फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण आर, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण भी है। फेनिल जो है एक फिनॉल व्युत्पन्न रसायन है जिसका प्रयोग घरों, दफ्तरों इत्यादि में रोगाणुनाशी के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। ठीक है। और 67 है, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के अस्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है, इसका कार्य है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका सही जवाब होगा पहला और तीसरा कथन जो है सत्य है, यानी सी ऑप्शन। कोक अपचायक एजेंट है एवं ब्लास्ट फरेनेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह ऊष्मा प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 68 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है। देखिए इसका सही जवाब होगा जो टेक्नोलॉजी दिवस है 11 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो फोटोग्राफी दिवस है आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, और नागासाकी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। यह जो मतलब कि इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस विज्ञान के लिए नामोनिर्दिष्ट किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस विज्ञान के लिए नामोदिष्ट किया है? इसका सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने रसायन विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में नामोदिष्ट किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2011 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पहला प्रकाश एवं प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, दूसरा अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, 2017 को अंतरराष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष घोषित किया गया था। 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, और इसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2019 को देशीय भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2019 स्वयं के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाया गया है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 की रात को हुई थी, यानी इसका सही जवाब होगा 2-3 दिसंबर 1984। 71 है, 71 में पूछा गया है कि बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। ध्यान रखिएगा, बिस्फेनॉल एक जो है औद्योगिक रसायन है जो मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग पुनर्प्रयोग में आने वाली पानी और दूध की बोतलों और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। बिस्फेनॉल ए जो है इपोक्सी रेसेंस में भी होता है, जो खाद्य और पेयों के धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है।
72 है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? इसका सही जवाब होगा ब्राजील, डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 1976 से ही जो है ब्राजील के सरकार ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन जो है अनिवार्य कर दिया है। 73 है, कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अनकार्बनिक गैसीय प्रदूषक जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 74 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो आपको मालूम है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्तृप्त एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर जो है H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सबसे ज्यादा लगभग 70% होती है। 75 है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। तो बताइए इसका सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है CO2, CH4, N2O, CFC यानी डी ऑप्शन। देखिए, विभिन्न गैसों का वैश्विक तापमान के प्रति आपेक्षिक योगदान है। जल वाष्प का सबसे ज्यादा 60%, CO2 का 26%, ओजोन का 8%, मीथेन का 4%, नाइट्रस ऑक्साइड का 1.5% और अन्य का 0.1%। इसी के साथ केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर विथ डिस्कशन के साथ समाप्त हुआ, यानी हम लोगों ने केमिस्ट्री को पूरी तरह से जो है फिनिश्ड कर दिया है। और एक दो सेशन और चलेंगे आपका बायोलॉजी का, वो भी समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ जो है पूरी तरह से जो है हमारा घटना चक्र जो साइंस है फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है इसके बाद हम लोग जो है करेंट अफेयर, घटना चक्र करेंट अफेयर या इकोनॉमिक सर्वे या घटना चक्र हिस्ट्री या घटना चक्र ज्योग्राफी की शुरुआत करें। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका शुरुआत करना है। ठीक है, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, जो चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे आपको क्वेश्चन जो है रिवीजन कराए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।